अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस लर्निंग। दिस इज़ फिज़ा इसराइल। आज की इस वीडियो में हम पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट में आने वाली एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये हमारा पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट में से पार्ट 3 है, जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। ये इस वीडियो में जो भी एमसीक्यूज़ डिस्कस किए गए हैं वो मुकम्मल सोल्यूशन के साथ और रीज़न के साथ डिस्कस किए गए हैं, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं इन एमसीक्यूज़ की वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह ये वीडियो वॉच करने के बाद आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना सीख जाएंगे। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ऑप्शन ए मैक्सिडेमा, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन डी एडिसन डिजीज। अब इस क्वेश्चन में जो इररेलेवेंट ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज या तो होंगे एड्रिनल ग्लैंड की वजह से या फिर होंगे मीडियन लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, जिसमें आ जाता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी वजह से होते हैं। अब इनमें से जो हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं, ऑप्शन ए मैक्सिडेमा, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म एंड ऑप्शन सी गोइटर, इनमें से हम कैसे चूज़ करेंगे। अब इनमें से भी एक ऑप्शन चला जाएगा जिसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म को इन ऑप्शंस में से क्यों निकाला, जबकि ये है थायरोक्सिन की वजह से है। अब यहाँ पे जो ऊपर मेंशन किया हुआ है वर्ड वो है एडल्ट। यहाँ पे हमने एडल्ट के बारे में बताते हैं। क्रेटिनिज्म जो होता है ये अंडर एज में होता है, ये बच्चों की डिजीज़ होती है। हमने एडल्ट की डिजीज़ बतानी है। एडल्ट में 2 यहाँ पे ऑप्शन बच जाते हैं, गोइटर और मैक्सिडेमा, ये दोनों एडल्ट में होते हैं। लेकिन इनमें जो स्पेसिफिक ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में गोइटर जो मेंशन है ये हम कहते हैं गोइटर उस वक्त जिस टाइम अगर थायरोक्सिन की इनसफिशिएंट सेक्रेशन से स्टार्टिंग में जिस टाइम एक इनलार्ज हो जाता है ग्लैंड, उस टाइम को हम गोइटर कहते हैं। उसके बाद कुछ हद तक ये बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद हम इसको कहेंगे मैक्सिडेमा। एक हद तक इनलार्ज गोइटर के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड मैक्सिडेमा, जो एक स्पेसिफाई करता है कि ये डिजीज़ एडल्ट में हो रही है और इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हो रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन जिस टाइम एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये हैं तो दोनों ही करेक्ट। अब इनमें से आपने स्पेसिफाई करना है, जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होगा उसको आपने चूज़ करना है। और कुछ तो होते हैं दोनों ही करेक्ट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। उनमें से आपने कौन सा चूज़ करना होता है, जो पहले वर्ड लिखा होता है, पहले वाला जो ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the second largest part of the brain? Cerebellum, cerebrum, hypothalamus and option D is thalamus. इसमें से जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। अगर हमसे पूछा होता फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है तो हम इसमें से चूज़ करते सेरिबेलम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरिबेलम है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इसका सेरिबेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is true about cnidarian? Option A, they are deuterosomic animal. Option B, they are triplobalastic animal. Option C, they are protozoonous animal. In option D, they are diploblastic animal. अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, प्रोटोसोमिक एनिमल एंड द ड्यूट्रोसोम्स एनिमल। अब प्रोटोसोम और ड्यूट्रोसोम एनिमल क्या होते हैं, वो एनिमल होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सीलोम की बाद में इनमें क्लासिफिकेशन की हुई है, सीलोम एक प्रोटोसोम में होता है, दूसरा ड्यूट्रोसोम में होता है, ठीक है। जो नाइडेरिया में क्या सीलोम होता है, नहीं होता ना, तो फिर इन दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दें। अब बच जाता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। इनमें से आता है नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लें आप, प्रोटोसोम एनिमल में सिर्फ 3 ही फाइलम इंक्लूड हैं, एक फाइलम मोलस्कस, एनिलिड और आर्थ्रोपोड, ये 3 आ गई। और जो ड्यूट्रोसोम है ना, इनमें भी 2 ही फाइलम है, एक आ जाती है काइनोडर्म्स, दूसरी आ जाती है कोडेट्स।
इन दोनों के डिफरेंस पे याद रखने आपने कि कौन सी फाइलम किस में आती है, ये ना हो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए प्रोटोसोम और ड्यूट्रोसोम वाला तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए इन तीनों, एक में 3 आ जाते हैं और दूसरे में 2 ही आ जाते हैं। 2 कौन से हैं? लास्ट वाले जो आ जाते हैं इकाइनोडर्म और कोडेट्स, 2 आ जाते हैं ड्यूट्रोसोम में इकाइनोडर्म और कोडेट्स, जबकि प्रोटोसोम में 3 आ जाते हैं। 2 ए वाले हैं एनिलिड और आर्थ्रोपोड और एक एम वाला आ जाता है मोलस्कस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम इज इंक्लूडेड इन सीरीज ऑफ ड्यूट्रोसोम। ये देखो अब यहाँ ड्यूट्रोसोम का पूछ रहे हैं कि ड्यूट्रोसोम में कौन कौन से आ रहे हैं। ऑप्शन ए प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी एनिलिड, ऑप्शन सी कोडेट्स एंड ऑप्शन डी मोलस्कस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोडेट्स, क्योंकि ड्यूट्रोसोम में कोडेट्स आ जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ड्यूट्रोसोम्स में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं। ड्यूट्रोसोम में 2 ही फाइलम आ रहे हैं, एक आ रहा है इकाइनोडर्म्स एंड सेकंड वन इज कोडेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग लेक द नर्वस सिस्टम फ्लैटवर्म, एनिलिडा, नाइडेरिया एंड ऑप्शन डी इज स्पंजेस। इसमें से जो सिंपलेस्ट वन है जिनमें नर्वस सिस्टम इंक्लूड नहीं होता, नर्वस सिस्टम लेक होता है, वो है स्पंजेस। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए बाइंडिंग साइट, ऑप्शन बी एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन सी कैटालिटिक साइट एंड ऑप्शन डी ऑल ओवर द सरफेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के पास जिस टाइम सबस्ट्रेट आता है वो उसकी एक्टिव साइट में से किस साइट के साथ बाइंड करता है। एक बहुत ही स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए बाइंडिंग साइट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम की एक्टिव साइट में से बाइंडिंग साइट में बनता है। अब अगर पीएमसी वाले या एमडी कैट में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन यही हैं, बाइंडिंग साइट, एलोस्टेरिक साइट, कैटालिटिक साइट एंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ एंजाइम। इसमें अगर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का पूछ लें तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है कैटालिटिक साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following may attach an active site of enzyme? Option A product, option B coenzyme, option C activator and option D inhibitor। अब जिस टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के सामने तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट पहले तो एक स्टेटमेंट पढ़ी, विच ऑफ द फॉलोइंग में अटैच एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो वो कुछ ऑप्शन में जो स्टेटमेंट में होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो वो अटैच जब नीचे पॉइंट्स में नीचे एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होते हैं उन पे आते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि इनमें तो सारे ही करेक्ट बन रहे हैं, अब हम क्या करें। फिर वो दोबारा जाता है जाके स्टेटमेंट पढ़ता है, फिर वो स्टेटमेंट पढ़ता है तो फिर उसको समझ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी हुई है या एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इनमें से प्रोडक्ट तो हमेशा एक्टिव साइट पे ही बनता है। ऑप्शन बी कोएंजाइम भी हमेशा एक्टिव साइट के साथ ही आता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोएंजाइम हमेशा एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है। एंड ऑप्शन सी एक्टिवेटर भी हमेशा एक्टिव साइट के ऊपर ही बाइंड करता है। जबकि आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करते हैं, मींस के वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे बाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट वन ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इनहिबिटर्स। इनके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब जिस टाइम इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो स्टेटमेंट्स को सही तरीके से रीड करें, स्टेटमेंट के मीनिंग्स को समझें कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। उसके बाद उनके जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शंस को देखें, अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तो ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को एक बार रीड करें फिर स्टेटमेंट को पढ़ें। इस तरीके से आपके सही MCQs होंगे। हमेशा स्टेटमेंट को क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस के साथ मैच करके पढ़ना है, मतलब कि स्टेटमेंट को भी फॉलो करना और उनके ऑप्शंस को भी फॉलो करना है।
इन क्वेश्चंस में या इनके अलावा किसी भी जगह पे आपको कोई भी मुश्किल पेश है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। आपकी क्यूरीज़ को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs में यह पूछा गया है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स और कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्वियोलाई, पैराब्रोंकाई, एयर सैक, ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे एयर सैक्स मौजूद ना होता, यहाँ पे लंग्स मौजूद होते और ऊपर जो एल्वियोलाई है वो यहाँ पे मौजूद होता तो हम एल्वियोलाई को करेक्ट करते। अगर यहाँ पे एल्वियोलाई और एयर सैक्स दोनों मौजूद हैं तो हम एयर सैक्स को करेक्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टे कनेक्टेड विद साइंसेस लर्निंग।